दोस्तों, आज मैं जिस कवि से आपको रूबरू करवा रही हूँ, सदी के महत्वपूर्ण कवियों और कवियत्रियों की श्रृंखला में वे हैं तजिंदर सिंह लूथरा। उनकी ये पुस्तक राजकमल प्रकाशन से आ चुकी है, 80 घाट का बांसुरी वाला। ये पुस्तक उन्होंने सप्रेम मुझे भेंट की थी। मैंने इस पर समीक्षा की, आलोचनात्मक टिप्पणी की। और तजिंदर सिंह लूथरा एक बड़े आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ अपने पद प्रतिष्ठा, अपना जो प्रशासकीय उनका वर्चस्व है, उस सब के बावजूद बेहद सरल और ज़मीनी आदमी हैं। ये हम उनकी कविताओं से रूबरू होंगे जब, तो पता चलेगा। आज मैं उनकी रचना धर्मिता पर उनकी 5 कविताओं के बहाने अपने शोधार्थियों, अपने विद्यार्थियों से रूबरू हूँ। साथियों, सहारनपुर में जन्मे, अमृतसर में पढ़ाई लिखाई हुई इनकी। कविता कर्म में इनकी विशेष रुचि विद्यार्थी जीवन से ही रही। इन्होंने तमाम तरह के समसामयिक, सामाजिक और साहित्यिक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में अपना लेखकीय शिरकत किया, हस्तक्षेप किया। चाहे नई दुनिया हो, शुक्र अखबार हो, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, लौ, आलोचना, इन सब में इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहीं। इस पहले ही संकलन के आ जाने पर साहित्यिक दुनिया और कविता के दुनिया में इन्होंने गज़ब की दस्तक दी। और एक तरह से तजिंदर सिंह लूथरा अपनी, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे ऐसी गहरी पैठ बना गए कि आज मुझे लगता है कि तमाम शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को समकालीन कविता को चिन्हने में इन कविताओं को चिन्हित करने की बहुत ज़रूरत है। ये पुस्तक विशेष मायने में मुझे प्रिय है, और इन कविताओं के साथ जब आप मेरे साथ यात्रा करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि ये कविताएं मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये कविताएं आप सबके लिए, सहृदय समाज के लिए क्यों इतनी ज़रूरी हैं। तजिंदर सिंह लूथरा लिखते हैं, चाहता हूँ अकेला हो जाऊं, कोई आसपास न रहे, ज़्यादा देर तक आए और चला जाए अपने आप। जो प्रशासकीय अधिकारी है, आईपीएस का इतना बड़ा अफसर, लगातार घिरा रहता होगा मुरीदों में, सलाम ठोकने वालों में, लगातार उसकी पद प्रतिष्ठा का गुरूर उसे दिलाया जाता होगा। और उस गुरूर के बाद भी वह भीड़ में रहना ज़रूरी नहीं समझता। मनकुलाता है उसका, वो एलिनेट अपने आप को महसूस करता है, आइसोलेट अपने को करना चाहता है, क्योंकि उसके भीतर एक रचनात्मक पीड़ा, एक सृजनात्मक यातना और एक बेचैनी लगातार बनी रहती है। जो उसका कवि मन है वो दरअसल वो ज़मीनी है, और वो पैरेलल उसके चलने वाली समानांतर दुनिया को बड़ी अच्छी तरह से चिन्हती है और चिन्हित करती है। तजिंदर सिंह लूथरा की यही ईमानदारी कि होते तो बहुत लोग हैं वर्चस्व पर, अपनी पद प्रतिष्ठा में सर्वोच्च शिखर पर, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कुर्सी की गर्माहट और ओहदे और रुतबे की शोहरत, उस लोकप्रियता में कहीं अपने भीतर के अपने स्व को, अपने इनर सेल्फ को कहीं खो देते हैं। पर तजिंदर सिंह लूथरा इसे बचाए रखते हैं, और हम अपने शोधार्थियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ आज उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि शीघ्र ही वो अपनी कविताओं का नया संकलन लेकर आएं, ताकि हम उनका उत्तरोत्तर विकास और कवि के रूप में सहृदय, संवेदनशील रचनाकार के रूप में उनके और भी नए शेड्स देख सकें उनकी कविताओं में। तजिंदर सिंह लूथरा की कविताओं में अनायासता का यह स्वर कई स्तरों पर दिखाई देता है। वे सायास कवि नहीं होना चाहते, कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। न आई हुई कविता को कोई अतिरिक्त प्रयास से गढ़ना या बनाना चाहते हैं।
कविता फूटती है स्वतः। सामने से गुजरते हुए जीवन व संसार की भी जिस जिस स्थिति, घटना, परिस्थिति, छवि को पकड़ते हैं, हूबहू उसी रूप में अपने श्रोता समाज, पाठक समाज में रख देते हैं। यानी कि इसके चलते कई बार उनकी अनुभूतियों के जो इमेजेस बनते हैं, जो बिंब बनते हैं, दरअसल वो बड़े अनगढ़ हैं। और तजिंदर सिंह लूथरा की कविताओं में यही बात मुझे प्रिय है कि वो पॉलिश नहीं की जाती। वो अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपना नैसर्गिक सौंदर्य और मासूमियत, ताजगी, अपनी फर्टिलिटी बनाए रखती है। वो सजाई नहीं जाती कविता तजिंदर सिंह लूथरा की रचनात्मक दुनिया में। तो ये बड़ी बात है शोधार्थियों। एक भीतरी तराश है उनके पास, जो बस कविता फूटती है और उस तराश को वो कोई ऊपरी जामा नहीं पहनाना चाहती। मतलब कोई वस्त्र सज्जा, आभूषण सज्जा, उसमें उस रूपसी का, उस कविता सौंदर्य का प्राण घुटता है और तजिंदर सिंह लूथरा को यह पता है। उनकी कविताएं धीरे धीरे मन में जब उतर जाती हैं तो बैठ जाती हैं साथियों, फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। जैसे कि उन दिनों पढ़ी हुई ये कविताएं मुझे आज भी उतनी ही प्रिय हैं और आज भी उसी शिद्दत से बेचैन करती हैं। और ये कुछ 5 कविताएं जो मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगी और उस पर थोड़ा सा विवेचन करूँगी। इन 5 कविताओं में आप तजिंदर सिंह लूथरा का वर्सटाइल व्यक्तित्व देखेंगे, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व देखेंगे। घर से लेकर महानगर तक के विस्तार में इनकी कविताएं विचरण करती हैं। इनकी काव्य संवेदना जीवन की हर उस विकलता को, ऊब को और खूब को, चालाकी और चतुराई को, सत्ता और प्रशासन के क्या कह सकते हैं, रवैये को, और जो शोषित है, जो सर्वहारा है, जो वंचित है, उसकी छटपटाहट को, बेचैनी को, यानी सेतु का काम करता है कवि। और यही एक सर्जक रचनाकार को करना चाहिए। वह उन दोनों की दुनिया को देखते हुए प्रथम साक्षी बने और साक्ष्य बनकर अपनी रचना धर्मिता निभाए। मनुष्य की नियति हो या जो जैसे मुझे जीने दो, एक कविता है, इसी संग्रह में वो कविता है। मैं इतना सार्वजनिक हो गया कि मुझे मेरे सिवा सब पहचानने लगे थे। तो अब यह बेचैनी कौन नहीं चाहता? मनुष्य की आदिम भूख होती है पद प्रतिष्ठा, मैं लोकप्रिय हो जाऊं, इतना यश और इतनी ख्याति मिले कि दुनिया मुझे जान जाए। तो दुनिया मुझे जान जाए और जिसे दुनिया जाने माने हुए है वो अकुलाता है, वो बेचैन होता है, वो अपने आप को का शोध करना चाहता है, वो अपने आप को तलाशता है, अपने आप की खोज करना चाहता है। और ये भीतर की यात्रा की छटपटाहट साथियों बेहद लाजिम है, ज़रूरी है और यही आपको बेहतर मनुष्य बनाती है। तो उस सार्वजनिक होने में अपना स्पेस ढूंढना तजिंदर सिंह लूथरा का दरअसल तमाम आक्रामक शक्तियों के बीच अपनी पीड़ा को, अपनी बेचैनी को, अपने जूझ संघर्ष को कभी पाले पोसे रहता है। और बल्कि वही उसकी क्या कह सकते हैं, वही उसकी वजह बन जाती है, उसकी रचनात्मकता में भी और उसके जीवन के संघर्ष में भी। निश्चित तौर पे ये कवि का पहला कविता संग्रह है, लेकिन हम सब अब लगातार उनके लिए दुआएं और शुभकामनाएं कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनका नया संग्रह आ जाए साहित्य समाज के पास, क्योंकि कविता प्रेमियों में उनके कवि व्यक्तित्व को और उनकी कविताओं को हमने इस वातायन से झांका और अब हम चाहते हैं कि नए वातायन खुलें और हम कवि के और कई रूपों से परिचित हो सकें। इस संग्रह में शामिल 80 घाट का बांसुरी वाला हो चाहे जैसे माँ ठगी गई थी और एक साधारण शव यात्रा,
ये तीनों कविताएं आप कभी तजिंदर सिंह लूथरा के मुंह से सुने, लगेगा ही नहीं कि एक इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो क्या कह सकते हैं, लगातार उस ठसक में उस वर्चस्व को, पद प्रतिष्ठा को, उस गरिमा को जीता हुआ, भोगता हुआ, कहीं भीतर से कितना सरल, तरल, पारदर्शी है कि उस तक पहुंचा जा सकता है। वो दुर्लभ नहीं है। और सुलभ होना साथियों, सस्ता होना नहीं होता। सुलभ होना होता है कि कठिन समय में कोई आपको सुलभ हो जाए, उससे बेहतर तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। सुलभ पिता, सुलभ पति, सुलभ दोस्त, सुलभ मित्र और कवि, ये मनुष्यता की, मानवता की सबसे बेहतरीन परिभाषा हो सकती है कि कठिन समय में वह इन रिश्तों को सुलभ हो। और तजिंदर सिंह लूथरा ऐसे ही हैं, प्रामाणिक तौर पर, कि जीवन हो या उनकी कविताएं, उनमें कहीं भी हमें वो दो बात नहीं दिखती, वो एक टूक होते हैं और बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। तो अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी पसंद की वो 5 कविताएं सुनाऊंगी तजिंदर सिंह लूथरा की। पहली कविता ही है 80 घाट का बांसुरी वाला। इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, बनारस के 80 घाट की पार्किंग से लेकर साइबेरिया से आए पक्षियों, अलमस्त फिरंगियों, टूटी सड़कों, बेजान रिक्शों, छोटी बड़ी नावों, कार का शीशा ठकठकाते नंग धड़ंग बच्चों, कहीं से शुरू, कहीं बीच मझधार में ले जाया जा सकता है। तभी बीच कोई बांसुरी बजाता है, तभी बीच कोई बांसुरी बजाता है, छोटी सी सुरीली तान बजाता, फिर रुक जाता, अपने मोटे बांस पर टंगी बांसुरियों को ठीक करने लगता। कद मध्यम, उम्र अधेड़, लाल टीका, सादे कपड़े, पर आंखों में जगती बुझती चमक। आंखें बंद कर तान लगाता और आते जातों को उम्मीद से तकने लगता। बाजार, रास्ते, रिक्शे, साइकिल, दुकानें, सब अपने में मगन। बेसुरे मंत्र, तीखे हॉर्न कर देते हर तान बेतान। फिर शायद उसे लगा कोई नहीं सुनेगा, फिर शायद उसे लगा कोई नहीं सुनेगा। वो सारी हिम्मत इकट्ठी कर चौराहे पर आ गया और बेधड़क कुछ बजाने लगा। अरे ये तो आरती थी। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। यकायक उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, तान ऊंची कर दी, भाव लरजने लगे, फूक दिल से निकली, बांसुरी बजने नहीं, बोलने गाने लगी। अब यह साधारण आरती नहीं थी, अब यह साधारण आरती नहीं थी। मजबूरी और शिकायत से उसने फिर गाया, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। वो बांसुरी बजाते बजाते झूमने और गोल गोल घूमने लगा। वो बांसुरी बजाते बजाते झूमने और गोल गोल घूमने लगा, जैसे उसने सर पे कोई पर्वत उठा लिया, और घूमने झूमने लगा जैसे उसने कोई सर पे पर्वत उठा लिया। मरती गंगा, बेसुरे मंत्र, अलमस्त फिरंगी, नंग धड़ंग बच्चे, सब उसके साथ साथ झूमने और घूमने लगे। आरती क्रांति गीत में बदल गई। वो ईश्वर से आंखें मिलाने लगा, सीधे सीधे टेढ़े टेढ़े सवाल करने लगा। बिजली कड़की और गंगा उजियारी हो गई, बिजली कड़की और गंगा उजियारी हो गई। बादल गड़गड़ाए और मंत्र सुरीले हो गए। बारिश हुई और नंग धड़ंग बच्चे गोरे चिट्टे हो गए। अलमस्त फिरंगी निर्वाण पा गए। बेजान रास्ते, पान के खोखे सज संवर गए। तभी क्रांति गीत खत्म हुआ, तभी क्रांति गीत खत्म हुआ। कहीं कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही था। उसने चुपचाप बांसुरी मोटे बांस में खोसी और कंधे पर सलीब लादे घर वापस चल पड़ा।
आज भी दो चार बांसुरियां ही बिकी थी। वो आज भी आधा खुश आधा उदास था। उसे किसी इनकलाब की खबर नहीं थी। बस मैं मन मसोसे चुपचाप खड़ा था कि आज फिर क्रांति नहीं हो पाई, कि आज फिर क्रांति हो नहीं पाई, कि आज फिर क्रांति हो नहीं पाई। साथियों, ये कविता कई मायनों में एक प्रगतिशील कविता है जिसमें कई तरह की चिंता और चिंतन विद्यमान है। लोक और परलोक के बीच वो तिलस्म करता, वो जादू करता वो बांसुरी वाला, और बनारस का वो अस्थि घाट जहां अपने आप में ही सारा परिवेश, चतुर्दिक वातावरण कितना सम्मोहित करता है आपको, और उसमें ये विविध रूप जीवन की वास्तविकता के, कि कहीं नंगधड़ंग बच्चे हैं, कहीं घूमने फिरने वाले घुमंतु जो आए हैं घूमने के लिए, सैलानी हैं, और कहीं मंदिर है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, और उसके बीच बीच इसकी बांसुरी की धुन उस सारे परिवेश को सराबोर कर देती है, और लगता है कि कोई शंखनाद, कोई पांचजन्य बज उठा उस बांसुरी की धुन पर। ऐसा लगता है कि पूरा परिवेश, पूरी प्रकृति झूम रही है, थिरक रही है, और सब अपनी अलमस्ती में। ऐसे में उसके अभाव का भाव कौन चिन्हे? ऐसे में उसकी जरूरतों को और उसकी उस पीड़ा को, और लगातार जो वो जूझ रहा है न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, उसे कौन चिन्हे, कौन चिन्हित करे? और वह जैसे ही बांसुरी की धुन खत्म करता है, जैसे ही बजाना बंद कर देता है, फिर से वही सब कुछ वास्तविकता, वही कठोर ऊबड़ खाबड़ जमीन, और वही सब कुछ बेरंग बेनूर दुनिया। तो साथियों, ये किसी अध्यात्म से कम नहीं है, ये किसी भक्ति या साधना से कम नहीं था, और ये किसी घंटे घड़ियाल या शंख या अजान से कम नहीं था। उस बांसुरी वाले की उस धुन में जो बात थी, जो ताकत थी, तजिंदर सिंह मल्होत्रा उसी ताकत को पकड़ते हैं और अपनी कविता समाज के सामने लाकर रख देते हैं हूबहू। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वे सजाते नहीं हैं, उसको आवरण नहीं डालते। और उनकी दूसरी कविता, लुहार का डर। इस तलवार में न तेज धार है न चमक, लोथड़ा सा ही है लोहे का। मैंने कभी बनाई ही नहीं थी तलवार, मेरी तो सारी उम्र बीत गई हल और कुदाल बनाने में। तलवारें अब तक सोने की ही बनती रहीं, उन्हें बनाने की इजाजत भी केवल स्वर्णकारों को ही थी। तेज चमके, तेज चले, गरीब का गला भी काटे और सबूत भी ना छोड़े। हाँ, तलवारें देखी तो मैंने बहुत थी, पर मुझे मालूम न था कि मेरी भट्टी का कोयला भी अवैध ही सही, लेकिन कुंती पुत्र जन सकता है। लोहे के इस लोथड़े में एकलव्य जैसी तड़प थी, और मुझे द्रोणाचार्य बनना स्वीकार न था। बड़ी मेहनतकश मशक्कत से बनी एक काली बेशक्ल और कुंद चीज, जिसे मैंने एक म्यान में डाल दिया, और बड़े बड़े योद्धाओं के कमरबंद ढीले हो गए। मैं निकला हूँ इससे पराजय का गला काटने, पर डरता हूँ कि कहीं ये भी गरीब का ही गला न काटे और सबूत भी ना छोड़े। साथियों, इस कविता में कई अनुगूंज है, और जो मैं पकड़ पाई वो आपसे जरूर साझा करूंगी। एक अनुगूंज तो कविता की रचना धर्मिता पर है, यानी कि आप देखें कि कवि कर्म लोहार कर्म जैसा ही होता है। सतत लगातार लोहार जैसे धुनी की तरह जुटा रहता है अपने औजार बनाने के लिए, मुकम्मल उसे पूरा करने के लिए। कविता की रचना धर्मिता भी वही डिमांड करती है कि आप सतत साधना में लीन रहें, जब तक कि वह बनकर और वो समष्टि की ना हो जाए, तब तक आप उसके साथ साधना में रहते हैं, साधते हैं आप शब्दों को। कवि भी साध रहा है अपने शब्दों को, कवि भी समष्टि के लिए रच रहा है, समाजोन्मुख रच रहा है, और यथार्थ रच रहा है। साथियों, यथार्थ कभी गुडी गुडी नहीं होता, मीठा मिठास भरा नहीं होता यथार्थ, लेकिन उस यथार्थ को रचने में
कवि किसी प्रतिस्पर्धा या किसी प्रतिद्वंदिता या किसी होड़ में शामिल नहीं है। ये तजिंदर सिंह लूथरा साफ कर दे रहे हैं कि मैं किसी भीड़ में, किसी भागम भाग में या किसी गला काट प्रतियोगिता में शामिल नहीं हूं। और मैं नहीं चाहती, मैं ये तो चाहता हूं, तजिंदर सिंह लूथरा ये कहते हैं कि वो ये तो चाहते हैं कि उनकी कविताएं सामाजिक परिवर्तन का जोरदार हथियार बने, समाज में जरूरी बदलाव लाएं, नए फेरबदल लाएं। लेकिन मैं किसी को वंचित कर, किसी को पिछाड़ कर, किसी को पटखनी देकर कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता। मेरी अपनी राह है, जैसे संतों की अपनी राह होती है कि उनको कोई मतलब नहीं होता कौन कितना ऊंचा चढ़ा और येन केन प्रकारेण कैसे वह आगे बढ़ता गया। जो नैसर्गिक है और जो सच्चा है, कर्तव्यनिष्ठ है, वह अपनी राह पकड़ेगा, अपना फोकस ध्यान रखेगा और उसी पे केंद्रित होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तजिंदर सिंह लूथरा के ही एक वक्तव्य में मैंने कभी सुना था और वो मुझे जीवन भर के लिए याद रह गया। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में ये कहा कि साथियों, कुछ बच्चों को, यूथ को वो संबोधित कर रहे थे और कहा कि एक नन्हा सा ही कदम लेकिन रोज बढ़ाओ, यानी अपनी गति और प्रगति और उन्नति आपके अपने हाथ में है। आप अपने को कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं और आगे कहाँ होंगे, ये तय करना तो पूरी तरह से नियंत्रण आपके हाथ में है। नन्हा सा ही कदम लेकिन प्रोग्रेस की ओर, प्रगति की ओर आप बढ़ाएं। आप यहाँ वहाँ ताक झांक, गुण गिनती, इसकी उसकी फेर में न पड़े। और वही व्यक्ति जो अर्जुन की आंख लिए हुए होता है, वही साध लेता है, वही साधक होता है। मेरी पसंद की तीसरी कविता जैसे माँ ठगी गई थी, बड़ी मार्मिक कविता है और तजिंदर सिंह लूथरा भी इसे पढ़ते हुए भावुक हो जाते हैं। निश्चित तौर पर भावुक होने की बात भी है क्योंकि 3 पीढ़ियां इसमें विद्यमान हैं। माँ का बेटा यानी तजिंदर सिंह लूथरा और उनके बाद की पीढ़ी यानी उनका अपना बेटा। और इस कविता में मुझे कथा सी बुनी हुई दिखती है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि कबीर से बड़ा बुनकर मैंने नहीं देखा, वो समाज बुन रहा था। तो रचयिता भी यही होता है, वो बुन रहा होता है। और इस कविता में एक आप कथात्मक यात्रा भी करेंगे। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। जैसे माँ ठगी गई थी, मैं सिर्फ पर तौल रहा था, देख रहा था कि कितनी संभावना है मुझ में। मैं सिर्फ पर तौल रहा था और आकाश को आंखें भर देख रहा था। मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी। मेरा साहस 2-4 कदम पल्लू छोड़ रहा था। सभी करते हैं कोशिश, कुछ सोच समझ कर, कुछ बालहट में, कुछ अधिकार से, कुछ फर्ज से। मेरी कोशिशें साधारण थीं, पर माँ के लिए नहीं। मेरी कोशिशें साधारण थीं, पर माँ के लिए नहीं। अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि रोने लगी थी। माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊंगा उसे, लगभग सदा के लिए। माँ शायद ठीक थी। दूरियां रिश्ते तो नहीं, पर उनके अनुभव जरूर बदल देते हैं। आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति नए पड़ाव ढूंढ रही है। तुम्हारी कोशिशें भले सामान्य हो, पर मैं असहज। माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमजोर। मैंने जितना छोड़ा था माँ को, उतना आज तुम मुझे। जितना माँ नहीं समझ पाई थी मुझे, कुछ उतना आज मैं तुझे। जैसे माँ ठीक थी, वैसे आज मैं ठीक हूं, ना समझ। तुम पर मेरे अभिमान के आसमान वैसे ही छोटे पड़ गए हैं, जिसे माँ की पीड़ा की ब्रह्मांड के आगे माँ के गर्व मुझ पर। मेरे बौने स्वार्थ ने तुम्हें क्यों नहीं बनाए रखा बौना। ये मुझसे भी जुड़े थे, जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले। ये मुझसे भी जुड़े थे, जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले। काश तुम गिर पड़ो, काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से। लगूं दुलारने फिर से, सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते
तुम कभी भी जाते, तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। प्यास इतने ही बुझाता जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को, तुम भी मेरे साथ रहोगे। जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना, जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना सीख लिया, आखिर मैं भी वक्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूंगा। पीड़ा मर जाएगी कभी तो, बन जाएंगे कुछ पुल नए, पर अभी तो यूं लगता है मैं वैसे ही ठगा गया हूँ जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले, जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले। कैसी रिश्तों की मान मनुहार और मीठी फटकार। कोई पिता नहीं चाहता कि बेटे की उड़ान कम हो। हर पिता उसे उड़ता हुआ अपने स्वप्न की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। पर कहीं पिता में ही एक पिता का दूसरा मन बैठा होता है जो कहता है तुम नन्हे बालक ही बने रहो ना, मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा, या तुम मुझे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हम एक दूसरे का सहारा क्यों ना बने रहें, क्योंकि हमारा संबंध अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित। मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना थोड़े हो जाते हो, छोटे हो जाते हो। तो आकार रूप प्रकार, यहाँ बौने शब्द से ये कतई मत समझें शोधार्थियों कि पिता विकास रोक रहा है पुत्र का या संततियों की, बल्कि पिता की ये अनंतम ख्वाहिश है क्या कि बेटा समीप बना रहे, नज़दीक बना रहे, रिश्ते की गर्माहट बनी रहे, वो आत्मीयता, वो जुड़ाव, वो मन जुड़े रहें और दिल जुड़ाते रहें। तो बेहद ही मानवीय संवेदनाओं और संबंधों को लेकर, संबंधों की गर्माहट को लेकर बेहतरीन कविता थी कवि। और अब मेरी पसंद की चौथी कविता, एक कम महत्व वाला आदमी। साथियों, ये कविता भी जब जब पढ़ती हूँ तो राजेश जोशी के इत्यादि याद आते हैं। ज़रूर एक बड़े दिग्गज कवि और प्रेरक शक्ति हमें हमेशा विद्यमान रहती हैं जब भी हम कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर तजिंदर सिंह लूथरा को भी राजेश जोशी याद आए होंगे। इत्यादि में जो भाव है बिल्कुल वही नहीं, लेकिन इत्यादि की झलक थोड़ी सी इस कविता में दिखाई देती है। आप भी सुने। हर जगह, हर घर, हर जगह होता है एक कम महत्व का आदमी। वो बोलता नहीं, बस सुनता है, सिर्फ पूछने पर देता है जवाब। झिझक शंका रोज पूछती है उससे, तुम कहाँ बैठोगे, तुम्हारा कमरा आज क्या होगा, तुम्हारी चादर, तुम्हारा बिस्तर कब बदला जाएगा, आज तुम्हारे खाने सोने का समय कितना खिसकेगा, इस बार तुम्हारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी। अपने सारे सवालों के जवाब में वो एक कबाड़ी की तरह कचरे में हाथ डालकर बाकी सबके बचे छोड़े कम महत्व के टुकड़ों को अनचाहे मन से थोड़े कम से बोरे में भर लेता है आधी दिहाड़ी के लिए। और एक दिन जब नहीं रहता ये कम महत्व वाला आदमी, तो उसकी तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना, उसका ओढ़न उतरन बिछावन, उसकी पौनी करवट, उसकी कटी छुट्टी, उसका टूटा खिसका समय, उससे भी कम महत्व वाले आदमी को बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है, बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है। साथियों, ये शोषण चक्र तो तब तक चलता ही रहेगा जब तक कहीं से प्रतिरोध नहीं होगा, कहीं से विरोध नहीं होगा। और ये प्रतिरोध और विरोध की ताकत तभी आएगी जब हम समझ पाएंगे अपने प्रति होने वाली साजिश को। अब खुद को किसी की चाहत न पाकर ज़रूरत बने रहना। दरअसल तजिंदर सिंह लूथरा की इस कविता में वो छटपटाहट कि कहा भी न जाए और सहा भी न जाए, वो छटपटाहट लगातार बनी रहती है। और वो कम महत्व वाला आदमी देखता, सुनता और बर्दाश्त करता है
पर न कह सकने की जो पीड़ा है, चुप रहने की जो पीड़ा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उसे अपनी प्रारब्ध समझकर, अपनी नियति समझकर ढोए जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जैसे हर दिन हर भाग कभी जगते हैं, दिन कभी पलटते हैं, तो उससे भी कम महत्व का आदमी, चाहे घर हो, परिवार हो, संबंध हो, रोजी रोजगार हो, नौकरी पेशा हो, ऑफिस दफ्तर हो, सब जगह उस दूसरे कम महत्व वाले आदमी को इसके सारे दाय उत्तरदाय पकड़ा दिए जाते हैं, थमा दिए जाते हैं। तो बड़ी ही कार्मिक कविता थी और करुण के तमाम पक्षों को तजिंदर सिंह लूथरा चीनते हैं। और ये एक और कविता है जो सर्वहारा के साथ है, मजदूर के साथ है, और उस पद प्रतिष्ठा की ठसक को ठोकर लगाती हुई, चोट पहुंचाती हुई, उस दंश को, पीड़ा को भीतर तक महसूसती और भिगोती है। ये कविता है बख्शीश। आप भी सुने। उस दिन मैंने सिर्फ पूछा, खाली हो? उसकी आंखों में चमक देखते ही मैंने चढ़ते हुए कहा, सेक्टर 45 ले चलो। उसे मुझ पर या खुद पर विश्वास था, या वो इतना खाली था कि पैदल चलाने लगा। मैं सोच रहा था इसकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा, आखिर बनता ही क्या है इतने में। वो सोच रहा होगा कहीं साहब झगड़ा न कर लें, या मेरे अच्छे कपड़ों से उम्मीद जगाए बैठा होगा, या हार मान बैठा होगा कि कभी कभी बंगलोर टगर ही जाते हैं। मुझे लगा कि 10 बनते हैं। उतरकर मैंने उसे 20 रुपए दिए। उसके चेहरे पर कुछ जगह नहीं। मैंने आंखों में चमक पढ़ने की कोशिश की, पर इसी बीच वो नोट पकड़कर मुड़ गया। मुझे लगा कुछ था और मैं फूल कर कुप्पा हो गया। आज फिर मुझे दूर से एक रिक्शा नजर आया। मैंने फिर पूछा, खाली हो? और अधिकार से चढ़ते बोला, सेक्टर 45 ले चलो। पर इस बार वो बोल पड़ा। मैं बैठ चुका था और वो चल। साहब 20 रुपए लगेंगे। अरे ये तो खुद ही मांगता है, और 20 थोड़े बनते हैं, उसमें तो बख्शीश भी थी। वो चल चुका था और मैं बैठ, वो बता चुका था और मैं सुन। हक बोलती जुबान, अधिकार मांगती आंखें, खड़े खड़े पैरों के जोश से ठिलता रिक्शा। मैं बख्शीश के 10 रुपयों में दबता, भीगी बिल्ली सा खिसियाया, सेक्टर 45 के आने का इंतजार करता। मनोमन दबा जा रहा था। साथियों, जिस दिन ये पहचान हो जाएगी ना, जिस दिन ये शनाख्त हो जाएगी कि जो गुलाब का जीवन जी रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द अभाव से, वंचना से, पीड़ा से, लगातार दोहन से, शोषण से जो विरक्त हैं और सूख कर कांटा बने जा रहे हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में, डाह में, और यहाँ तक कि अपने प्रति हुए अन्याय को, अपने प्रति होती राजनीति को पहचानते तो हैं, पर कहने का जोखिम नहीं उठा रहे। जिस दिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया, जिस दिन इन्होंने अपनी जुबान खोली, थर्रा जाएंगी बड़ी बड़ी रियासतें, कांप जाएंगी बड़े बड़े तंत्र, और उनका पूरा क्या कह सकते हैं जो वर्चस्व है, और उस वर्चस्व को चुनौती देती, उस वर्चस्व को फटकारती वो निगाह भर काफी थी जो अधिकार से देखती है और अपना मेहनताना, अपना पारिश्रमिक पूरा लेने के लिए कहती है बिन कहे वो बात कि जो उस दिन दिए थे ना, वो बख्शीश नहीं थी। बख्शीश माने खुशी से दिया हुआ, अपनी खुशी से दिया हुआ किसी को दाय। तो न मैं दया चाहता हूँ न दाय चाहता हूँ, और वो बख्शीश तो कतई नहीं थी। अपने अधिकार का तो मैं पूरा लेकर रहूंगा, आधे पौने की बात मत कीजिए। तजिंदर सिंह लूथरा इस मन के तो परिचित हैं, जो ठसक में रहता है, जो रुआब में रहता है, जो बड़े हक से रिक्शे पर सवार होता है और जो सवारी करना चाहता है। लेकिन तजिंदर सिंह लूथरा आश्चर्यजनक तरीके से उस रिक्शे वाले के मन की थाह भी जानते हैं,
उसके मन की बात भी जानते हैं, उसकी पीड़ा और टीस को पहचानते हैं। यही बड़ा रचनाकार होता है, यही कालजयी रचनाकार होता है जो उस संवेदना को, उस पीड़ा को, उस बेचैनी को भी समझ रहा होता है और समाज के सामने दो टूक वो सवाल खड़े कर देता है, उस निर्भीकता की आँख को दिखा देता है और उस बेजुबान को मुखर कर देता है। सैल्यूट तेजिंदर सिंह लूथरा, बेहतरीन कविताओं के लिए बहुत शुक्रिया।